हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। कल मैं नेचुरल गार्जियन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम सेक्शन 6 बता दिए थे कि नेचुरल गार्जियन कौन है। फिर सेक्शन 7 पे हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो एडॉप्टेड सन है, उस एडॉप्टेड सन का नेचुरल गार्जियन पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो मैं आपसे बताया था कि जो अगर एडॉप्टेड सन है, पुत्र है जिसको एडॉप्ट किया गया है, तो उसका नेचुरल गार्जियन पहले दत्तक पिता होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। उसके पश्चात उसकी दत्तक माता होगी। ओके, हमने इस पे चर्चा करी थी। फिर सेक्शन 6 में हम ये भी बता दिए थे आपको कि अगर मान लीजिए कोई लड़का है, इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड, पुत्र की दशा में, और अविवाहिता पुत्री की दशा में, तो पहला उसका गार्जियन कौन होता है? पिता होता है। उसके बाद उसकी गार्जियन कौन होती है? माता होती है। फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस भी मैंने डिस्कस किया था आपसे, और मैं इस चीज को बताया था कि जो पिता है, जो आफ्टर शब्द यूज किया गया है कि पहले पिता उसके बाद माता, तो आफ्टर का मतलब क्या है कि आफ्टर डेथ ऑफ फादर, क्या पिता की मृत्यु के पश्चात ही माता को मिलेगा? तो गीता हरिहरन के केस में ये पहले ही कह दिया गया है कि नहीं, अगर पिता अपने कर्तव्यों में विफल हो जाता है तो माता को, या जो भी कंडीशन बताया गया है, हिंदू नहीं है, सन्यासी हो गया है, वानप्रस्थ हो गया है, तो उस कंडीशन में पिता के रहते हुए भी माता को क्या मिल सकता है? गार्जियनशिप मिल सकता है। ये सेक्शन 6 की बात करता है। ओके, इससे पहले वाला आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर, उसमें आपको सारी चीजें विस्तार से इस पे चर्चा करी गई है। तो उसमें गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो केस था, वो गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस था, उसमें ये बताया गया था। आज हम बेटा बात करेंगे पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन। जो नेचुरल गार्जियन की जो शक्तियां हैं, उसके बारे में आपका विस्तार से चर्चा करता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में यह बताया गया है कि जो नेचुरल गार्जियन है उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी। तो शक्तियों में यह है कि जो माइनर, जो हिंदू चाइल्ड है, माइनर है, तो उस व्यक्ति के फायदे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, ओके, ऐसी सारी शक्तियों को परफॉर्म करेगा जो उसके हित में हो, उस बच्चे की क्या हो? हित में हो, उसके शरीर के हित में हो, उसके शरीर की सुरक्षा करेगा और उसके संपत्ति की सुरक्षा करेगा, जो उस माइनर बच्चे के बेनिफिट के लिए हो। सारा ऐसा काम करेगा जो भी नेचुरल गार्जियन के रूप में, चाहे माता हो चाहे पिता हो, वो नेचुरल गार्जियन के रूप में अगर वो काम कर रहे हैं, तो एक ही शब्द बेटा आप पकड़ लो, उसके शरीर और संपत्ति की रक्षा करेगा। ऐसे सब कार्य करेगा जो उस बच्चे के बेनिफिट के लिए हो, जो उस बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए हो। ओके, लेकिन कौन सा? जो फैमिली की अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उसको छोड़ करके, भाई जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, उसका जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका तो प्रोटेक्शन वो करेगा ही करेगा। बात आई समझ? उस बच्चे की अगर कोई निजी संपत्ति है, तो उस निजी संपत्ति की संरक्षा कौन करेगा? उसके नेचुरल गार्जियन, इट मींस माता पिता करेंगे। ओके, ये बताता है सेक्शन 8 का सब क्लॉज 1। सीधा सीधा कहता है कि व्यक्ति के फायदे के लिए, उस बच्चे के फायदे के लिए ऐसी सारी शक्तियां माता पिता को प्राप्त है, नैसर्गिक संरक्षक को प्राप्त है, जो उसके फायदे के लिए उसको परफॉर्म करेगा, उस शक्तियों का निर्वहन करेगा, उस शक्तियों को परफॉर्म करेगा। ओके, अब सेक्शन 8 सब क्लास 2 ए कहता है बेटा कि जैसे मान लीजिए अगर किसी माइनर बच्चे की संपत्ति है, तो उस संपत्ति को उस माइनर के हित के लिए, उस माइनर के बेनिफिट के लिए अगर वो कुछ करना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने इस पे एक आध उदाहरण दिया था। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, माइनर है, उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, या हो सकता हो
इंटर के पास 15-16 साल में इंटर पास किया, उसका कहीं सिलेक्शन हो जाए, कहीं दाखिला कराना है, आज आप सडन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उस संपत्ति से माता पिता के पास हो सकता है निसहाय हो, लेकिन उस माइनर के नाम से संपत्ति है, तो उस बच्चे के फायदे के लिए अगर उस संपत्ति का कुछ करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, जैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अंतरण करना चाह रहे हैं, तो अंतरण में जैसे मान लीजिए हम अभी आप लोग जब 3rd सेमेस्टर में जाएंगे 3 ईयर वाले, तो कल मैं बताया था कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का जो एक्ट है, उसमें अंतरण 5 तरीके से किया जाता है। या तो आप उसको सेल करेंगे, या तो मॉर्गेज करेंगे, या तो लीज करेंगे, या तो गिफ्ट करेंगे, या तो उसको एक्सचेंज करेंगे। यानी 5 तरीका है किसी भी संपत्ति को हस्तांतरण करने के लिए। ओके, तो कह रहा है कि अगर गार्जियन उस व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए बच्चे के पास कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को लीज पे दे दे, अगर लीज पे दे देगा तो उससे जो पैसा मिलेगा उस व्यक्ति के फायदे के लिए ही होगा। ओके, उस बच्चे के फायदे के लिए होगा। या कि कह रहा है कि अगर इन 5 में से जो भी करना चाह रहा है उस व्यक्ति के फायदे के लिए, तो पहले जो भी नेचुरल गार्जियन है, प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, पहले कोर्ट का परमिशन लेगा, न्यायालय का परमिशन लेगा कि ये बच्चे की संपत्ति है, माइनर की संपत्ति है, इसको मैं ये चीज करना चाह रहा हूं, जो भी है 5 तरीके अभी मैं बताऊंगा। तो अगर कोर्ट उसको परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, पहले अगर परमिशन कोर्ट दे देता है, पहले परमिशन उससे लेगा, अगर कोर्ट दे देता है, तो गार्जियन उस बच्चे के फायदे के लिए चाहे उसे सेल करे, चाहे उसे एक्सचेंज करे, चाहे उसे लीज दे, चाहे उसे मॉर्गेज करे, चाहे उसे गिफ्ट करे, चाहे उसे जो भी करे, मतलब जो भी 5 तरीका है उसको वो कर सकता है। ओके, अब सेक्शन 2 का सब क्लॉज ए और बी में ये कह रहा है कि अगर ये कह रहा है कि यदि गार्जियन, नेचुरल गार्जियन है, वो उस संपत्ति को सेल करना चाह रहा है, ओके, क्या करना चाह रहा, सेल करना चाह रहा है, एक्सचेंज करेगा, गिफ्ट करेगा, और गिफ्ट के साथ साथ सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, बंधक अगर वो करता है, तो प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, पहले कोर्ट का क्या लेगा, परमिशन लेगा, उसके बाद ही ये सारी चीजें उस माइनर के फायदे के लिए ही करेगा। बात आई समझ में? लेकिन जहां तक बात लीज की है, लीज मीन्स पट्टा, अगर उस माइनर के संपत्ति का अगर नेचुरल गार्जियन पट्टा कर रहा है, तो पट्टे में ये कह रहा है कि पहली चीज, उस संपत्ति का जो पट्टा है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। कितना समय बता रहा है? 5 वर्ष। 5 वर्ष से अधिक उस माइनर के बेनिफिट के लिए उस माइनर के संपत्ति का पट्टा नहीं किया जा सकता। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि फिर कह रहा है कि जिस डेट से अगर कोई माइनर मेजर हो रहा है, जिस डेट से अगर कोई माइनर मेजर हो रहा है, तो उस मेजॉरिटी के डेट से 1 वर्ष से ज्यादा किसी भी संपत्ति का पट्टा नहीं हो सकता, उस माइनर के संपत्ति का पट्टा नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति 17 साल का है, एक व्यक्ति क्या है, 17 साल का है। अब सामान्य नियम तो ये कहता है कि उस 17 साल के बच्चे की भाई 5 साल तक क्या है, हो सकता है 5 साल उस पट्टा हो सकता है, लेकिन अगर वो बच्चा 17 साल का है तो अब उसका पट्टा हम कितने दिन के लिए करेंगे? केवल 2 वर्ष के लिए। भाई 1 वर्ष तो मेजॉरिटी के पहले है और 1 वर्ष मेजॉरिटी के बाद, उससे ज्यादा समय के लिए पट्टा
नहीं हो सकता। बात आई समझ में? उससे ज्यादा समय के लिए पक्का नहीं हो सकता। कि हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आया? फिर जो उसका सब क्लास 3 ये कह रहा है कि अगर कोई नेचुरल गार्जियन है और नेचुरल गार्जियन ने सेक्शन 8 का सब क्लास 1 और सेक्शन 8 का सब क्लास 2, सेक्शन 8 का सब क्लास 1 मैंने चर्चा करी है कि उसके बेनिफिट के लिए ही सारे शक्तियों को परफॉर्म करेगा, उसके शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए। सेक्शन 8 सब क्लास 2 में मैंने बताया भाई सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मार्गेज, लीज जो भी अगर इसको कर रहा है, तो अगर ये गलत तरीके से उसका मिसयूज कर रहा है, क्या कर रहा है? इसका उल्लंघन कर रहा है, कंट्रावेंशन कर रहा है सेक्शन 8 का सब क्लास 1 और सब क्लास 2 का, तो उस कंडीशन में सेक्शन 8 सब क्लास 4 सेक्शन 8 सब क्लास 3 ये कह रहा है कि अगर इसका उल्लंघन है सेक्शन 8 सब क्लास 1 एंड 2 का, तो सेक्शन 8 सब क्लास 3 के अकॉर्डिंग उस बच्चे के द्वारा या बच्चे की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर इसको क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है कि इसका उल्लंघन हुआ है, जो बच्चे के फायदे के लिए नहीं था और ये चीज कर दी गई है, तो न्यायालय में इसको शून्यकरणीय घोषित कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है? शून्यकरणीय। कि भाई ठीक है, हम छोटे थे, माइनर थे, हमारे पिताजी बिना फर्जी तरीके से ये करके हमारे संपत्ति को बेच दिए, या हमारे संपत्ति का इन्होंने पट्टे पे दे दिया और गलत तरीके से जो भी उसका बेनिफिट था हमें ना मिल करके किसी और को मिला। तो ये सारी चीजें माइनर के या उसके जो भी अधिकार उत्पन्न जिस व्यक्ति का हो रहा है, वो व्यक्ति की प्रेरणा पर कोर्ट उसको क्या करेगा, जो भी चीजें हुई हैं उसे शून्यकरणीय घोषित कर देगा। शून्यकरणीय और शून्य संविदा में उस समय बताया था आपको कि शून्यकरणीय मतलब क्या है कि ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, एक पक्षकार द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, शून्यकरणीय करा दिया जाता है। और शून्य का मतलब क्या है, वर्ड विनिशियो, वो होगा ही नहीं, शून्यकरणीय का मतलब ही नहीं, वो तो है ही नहीं है। ओके, वो प्रारंभतः शून्य है। बात आई समझ में? अब सेक्शन 8 सब क्लास 4 ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति बच्चे के फायदे के लिए गार्जियन को अगर न्यायालय अनुमति दे रहा है, तो उस दशा के सिवाय किस दशा में देगा, उसी दशा में देगा, सारी चीजें देख लेगा कि हम जो अनुमति दे रहे हैं उस बच्चे के भलाई के लिए है कि नहीं है। अगर उस बच्चे के बेनिफिट के लिए है तब तो अनुमति देगा, अगर उसके अलावा किसी अन्य स्थिति में है तो न्यायालय किसी भी स्थिति में नेचुरल गार्जियन को सब क्लास 1 एंड सब क्लास 2 का जो सारी चीजें हैं उसको करने के लिए अनुमति नहीं देगा। वो तभी देगा जब उस बच्चे के भलाई के लिए होगा। ओके, सेक्शन 5 बेटा ये कहता है, कोई बहुत विशेष इसमें नहीं है, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम है 1880 का है। तो इसमें यह कहा गया है कि जैसे वहां पर कोर्ट परमिशन दिया जाता है, गार्जियन लेता है, तो सेक्शन 8 का जो परमिशन लेना है न्यायालय से, सेक्शन 8 का जो परमिशन है वही प्रतिपाल्य अधिनियम में सेक्शन 29 में है। तो वो उसी तरीके से परमिशन लेगा, इसमें इसी तरीके से परमिशन लेगा जैसे परमिशन संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम से सेक्शन 29 में ले रहा है। बात आई समझ में? भाई जब सेक्शन 8 सब क्लास 2 में कहा गया है कि कोर्ट से परमिशन लेगा तभी ये चीजें कर सकता है, एक शब्द में कह के छोड़ दिया, लेकिन अब परमिशन कैसे लेगा वो सेक्शन 8 में तो बताया नहीं गया है।
तो कह रहा है परमिशन उसी तरीके से लेगा जैसे संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 29 में ले रहा है। ओके, तो उसी तरीके से इसका परमिशन लेगा सेक्शन 8 में, जैसे धारा 29 में जो भी कार्यवाहियां उसमें बताई गई हैं उसी तरीके से कोर्ट उसमें नेचुरल गार्जियन को परमिशन देगा और उसी के अनुसार जैसा भी वो डायरेक्शन या परमिशन देगा, आदेश करेगा, उसी के अकॉर्डिंग नेचुरल गार्जियन अपने पावर को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा।